गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अपन देखते हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, हेडिंग लगाओ तो लगा लो, अपन कोई अपवर्तनांक के बारे में देखते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? म्यू मीडियम बराबर सी वैक्यूम अपॉन में सी मीडियम, यानी कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? सी निर्वात अपॉन में सी माध्यम। माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। देखो मीडियम, ये म्यू जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, ये होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है बेटा, दो प्रकार के होते हैं। देखो चीज तो एक ही है, लेकिन जो रिलेटिव चीज आई है वो अपने काम की चीज है। क्योंकि अभी हमें हमसे जब हम क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करेंगे तब हमें हमारी ये चीज थोड़ी सी काम आती है, रिलेटिव जो इंडेक्स है उसके बारे में। देखो इसके बाद इसमें तो कोई नहीं है। इसमें क्या होता है, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एनी मीडियम, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। यानी कि गिलास के लिए बात करें, कांच के लिए होता है 3/2, वाटर के लिए होता है 4/3, डायमंड यानी कि हीरे के लिए होता है 12/5, और एयर या निर्वात की बात करें तो उसके लिए होता है 1। ठीक है, ये सिंपल है। अगर इसको देखो हवा के सापेक्ष माना है, यानी कि 1/, में है। ठीक है, नीचे 1 है। देखो ऐसे निकालेंगे इसको, म्यू मीडियम सी वैक्यूम अपॉन में सी मीडियम, तो वो कोई सी नहीं है बड़ा, तो ये अपन को सीधे याद रखने हैं। ठीक है, ये याद होने चाहिए। अगर सीधे हमसे पूछता है तो ये निरपेक्ष है, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। वैसे तो अपन सिर्फ इसको थोड़ा डिफाइन करने के लिए मैंने इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बता दिया और इसको सापेक्ष अपवर्तनांक बता दिया, लेकिन ये फिक्स वैल्यू होती है। गिलास के लिए कितना होता है म्यू का मान? 3/2 होता है। वाटर के लिए कितना होता है? 4/3 होता है। डायमंड के लिए 12/5 होता है, और एयर के लिए या वैक्यूम के लिए 1 होता है। ठीक है, सारे के सारे अपवर्तनांक कैसे हैं? ये एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है। और ये सापेक्ष क्या होता है? किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक की रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये चीज अपने काम की है थोड़ी सी, ऑफ वन मीडियम with respect to another medium। ठीक है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। देखो इसको कैसे करेंगे? अगर मैं बात करूं म्यू जी डब्ल्यू, तो म्यू डब्ल्यू अपॉन क्या होगा? म्यू जी। ये होता है का, और ये क्या है? के सापेक्ष।
यानी कि वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो म्यू डब्ल्यू कितना होता है, मैं लिखवा रखे कितना होता है, ये 4/3 है, इसके लिए होता है 3/2, तो ये 4/3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 8/, यानी कि 0.75 के समथिंग आता है। ठीक है, जो भी है, कि ये 8 बार और फिर ये 8 बजाएंगे तो फिर 8 बार 0.88 के समथिंग आता है। ये चीज तो क्या होगी, देखो ये क्या है, वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में है, वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में कितना होगा 8/9 या 0.88। इसको मैं अपोजिट देखूं, मैं देखूं यानी कि ग्लास का वाटर के साथ, देखो इसके बाद ये लिखना है आपको W म्यू जी, तो ये हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। जी का मान है 3/2, वाटर का मान है 4/3, तो ये 3/2 और ये 3/4, तो कितना हो जाएगा 9/8 और ये हो जाएगा 1.25। देखो कितना फर्क आ रहा है, इसलिए मैंने दोनों चीजों को आपको बताया है कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ये एब्सोल्यूट है, ये अपन को सीधे अपन को याद रखने हैं, ये आपको रटने हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो अब कब कोई सवाल में दे भी सकता है, किसी न्यूमेरिकल में नहीं भी दे सकता, तो हमें ये चीज जो है वो याद होनी चाहिए कि ग्लास के लिए कितना होता है 3/2 होता है, वाटर के लिए 4/3 होता है, डायमंड के लिए 12/5 होता है, और एयर के लिए कितना होता है 1 होता है। देखो एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, इनमें कंफ्यूजन ना हो कि भाई सर 4/3 है या 3/4 है, 2/3 है, 3/2 है, इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए ये है, ये कि जो म्यू का मान होता है वो हमेशा क्या होता है 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, म्यू का मान क्या होता है हमेशा 1 से ज्यादा होता है। तो यहां से अपन कर सकते हैं, ये जो चीज है वो अपने जब अपन टोटल इंडेक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे ना, तो वहां पर जो क्रिटिकल एंगल एक चीज होती है, वहां पर हमें ये चीज काम आती है कि कम कौन सा है ज्यादा कौन सा है। तो अगर वाटर का ग्लास के सापेक्ष करें तो 0.88 आता है, ग्लास का वाटर के सापेक्ष करें तो 9.8 आता है। ठीक है, अब आपको एक सवाल लिखना है, सवाल की एक चीजें हैं कि आपको सारी चीजें ऐसे कैसे नोट करनी है। देखो यहाँ पर एक चीज और है, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं W म्यू G बराबर 1/G म्यू W, एक ही बात है कि नहीं, एक बात। देखो एक बात इस तरह से है, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा म्यू G अपॉन म्यू W, इसको मैं क्या लिखूंगा म्यू W अपॉन म्यू G, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा म्यू G अपॉन म्यू W। तो W ये बराबर किसके होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, इसको भी नोट करना है। देखो ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं, डायमंड का वाटर के सापेक्ष निकालें, यानी कि म्यू डी वाटर का डायमंड के सापेक्ष, तो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू डी, म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3 है, ये कितना है 12/5 है, 4/3 और ये 5/12, तो 20 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये 4 बार कट जाएंगे तो 5/9 और जो भी आएगा वो आंसर होगा। अगर इसको मैं उल्टा देखूं W म्यू D, तो म्यू D अपॉन म्यू W, D है 12/5 और ये है 4/3, 12/5 3/4 36/20 यानी कि 9/5, ये कितना होएगा तो 1.8 आ जाएगा, और ये होगा 50 अपन जो 45.55 होगा। ठीक है, इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो सबको पता है अपवर्तन के जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन
डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के अनुप्रयोग। देखो अगर सीधा सा अपन देखते हैं, यदि कोई चीज शिफ्ट होती हुई दिखाई दे तो वहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। पहला है पानी में रखे सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, लिख सकते हो आप, पानी में रखे सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। पहला एप्लीकेशन क्या है, पानी में रखे सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। वास्तव में जो गहराई होती है और जो आवश्यक गहराई होती है उसमें अंतर होता है। ठीक है, ये पता है सबको कैसे होता है कि यहाँ पर कोई सिक्का रखा हुआ है, यहाँ से प्रकाश किरण कांच में वस्तु से चलती है, ये नॉर्मल हो गया। सघन माध्यम में विरल माध्यम में जाएगी तो विलंब से दूर हटेगी, तो ये जो प्रकाश किरण हमें ऐसे आती हुई दिखाई देती है, ऐसे दिखाई दे ऐसे। तो ये जो सिक्का है हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, इसमें सबको पता है, पढ़ रखे हैं सबने। ये जो सिक्का है कहाँ पर दिखाई देता है, हमें यहाँ पर दिखाई देता है, पहले चीज। दूसरा होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारों का टिमटिमाना में तारे क्या है, तारे अपन से बहुत ज्यादा दूर पे हैं, तो जब तारों से जो प्रकाश किरण चलती है वो अलग अलग मीडियम से गुजरती है। देखो कितनी सारी परत होती है, ओजोन परत होती है, कोई क्षोभ मंडल है, बहुत सारी परत होती हैं। तो सबका जो कोई कभी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, कभी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है, तो कभी तो नॉर्मल की ओर झुकती है, कभी नॉर्मल से दूर हटती है, कभी नॉर्मल की ओर झुकती है, कभी नॉर्मल से दूर हटती है। जैसे जैसे झुक रही है और जैसे जैसे दूर हट रही है वैसे वैसे हमें लग रहा है कि जो तारे हैं वो क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सारे सारे किसके होता है, दिखावा है, छल है, ओनली रिफ्लेक्शन के कारण होता है। दूसरा है लेंथ ऑफ द डे, लेंथ ऑफ द डे यानी कि आधा डिग्री का जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और 2 मिनट का जो टाइम है वो इंक्रीज होता है। देखो ये ऐसा इसलिए होता है, ये पढ़ रखा है आपने कि जो सन होता है वो जब ये क्षैतिज लाइन होती है, अपन यहाँ पर ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ जो प्रकाश चलते हैं ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक, अलग अलग मीडियम से गुजरती है, जो सूर्य होता है वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो सूर्य जो सन होता है वो सनसेट होने, सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले हमें दिखाई देने लग जाता है। ये क्षैतिज लाइन है आपकी। ठीक है, तो जो सूर्य जब सन यहाँ पर होता है वो हमें दिखाई कहाँ पर दे जाता है, इसको यहाँ से इसको यहाँ पर आने में 2 मिनट का समय लगता है और ये यहाँ से हमें पहले दिखाई देने लग जाता है। तो 2 मिनट का समय तो सुबह बढ़ता है और 2 मिनट का समय जब ये यहाँ पर होता है तो हमें यहाँ पर ये छिपा हुआ दिखाई दे जाता है। तो 2 मिनट का टाइम तो सुबह बढ़ता है और 2 मिनट का टाइम जो है वो शाम को बढ़ता है। इस तरह से इस रिफ्लेक्शन के कारण जो दिन में, ठीक है, 2 मिनट का अंतर उत्पन्न होता है, क्योंकि दिन की अवधि 4 मिनट बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है, तो दिन की अवधि है वो 2 मिनट तो सुबह बढ़ जाती है, 2 मिनट शाम को बढ़ जाती है, तो क्या कितनी बढ़ जाती है, 4 मिनट बढ़ जाती है। तो इस अपवर्तन के कारण जो टाइम में जो बढ़ोतरी होती है वो 4 मिनट की होती है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, आधा डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ पेंसिल। देखो ये भी वही एक्सपेरिमेंट है, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, बेंडिंग ऑफ पेंसिल। तो पेंसिल होती है पानी में तैरते मुड़े हुए दिखाई देती है, प्रकाश किरण वहां चलती है, वही रीजन है। ठीक, वो नई चीज नहीं इसमें भी। नेक्स्ट आग के पार देखने पर वस्तु का हिलते हुए दिखाई देना, आग के पार देखने पर वस्तु का हिलते हुए दिखाई देना, गर्मी में दूर स्थित वस्तु को देखने पर हिलती हुई दिखाई देना,
सूर्य का क्षैतिज से नीचे होते हुए भी हमें ऊपर दिखाई दे जाना। फ्लोर ऑफ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है वो हमें थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक, अभी देख लेना, और वैसे जो पानी भरा हुआ तो उसमें दिखाई नहीं देता है। स्विमिंग पूल का जो पानी है वो साफ होता है बिल्कुल, इसलिए अब जो फर्श होती है उसकी फ्लोर जो होता है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, वो हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो, जो अगर हमें अभी एग्जांपल आते हैं, यदि हमें चीज जो है शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है, मान ली शिफ्ट हो रही है चीज, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का रीजन होता है। अगर कोई चीज चमक रही है, ब्राइटनेस दे रही है, तो उसके पीछे रीजन होता है आपका टोटल इंटरनल, यानी पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसको अपन पढ़ेंगे बाद में भी ये चीजें। तो ये आपका रिफ्लेक्शन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज और है, वो अपन और देख लेते हैं। जो एप्लीकेशन है आप वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जहां से आपको मिले। तो आगे देखते हैं इसमें डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला है नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम की प्रकृति पर। दूसरा है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और लैम्डा की भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीनों चीज लिख लो। नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम की प्रकृति पर। दूसरा है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल 1/, में होता है। और थर्ड है लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/v। इसको तो हम अपन देख भी चुके हैं कि अगर म्यू का मान कम है तो लैम्डा का मान क्या होगा? ज्यादा होता है, क्योंकि सी का मान भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये आपका रिफ्लेक्शन है जो कंप्लीट होता है। देखो, नेक्स्ट है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। की जो डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूँ एक बार। When a ray of light when a ray of light strike the interface of an angle, interface of an angle greater than
than critical angle, greater than critical angle, its come back in the same medium, come back in the same medium. This phenomena is called total internal reflection. हिंदी वाला लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो आपतन कोण का मान, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होने पर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इसको आपको समझना है। देखिए मैंने क्या लिखवाया है, पहली कंडीशन तो ये होती है, कंडीशन में लिखवाऊंगा मैं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसमें जो लाइट रे है वो हमेशा डेंसर मीडियम या सघन माध्यम से निकलनी चाहिए। ठीक है, विरल से सघन माध्यम में नहीं जानी चाहिए। जो कोई भी प्रकाश किरण है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन है वो अपन मैं लिखवाऊंगा भी इनको, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि क्या लिखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो जो इंसिडेंट एंगल है उसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने के कारण वह उसी मीडियम में वापस लौट आती है। तो ये जो फिनोमिना होती है वो क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो इसमें पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन होता है। देखो एक चीज होती है आपकी परावर्तन वाली चीज होती है, ठीक है, परावर्तन की चीज है भाई, ये जो इंसिडेंट रे है इस पर आकर पड़ती है और ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, इस पर कितनी आकर पड़ेगी, 100% आकर पड़ेगी। ये जो मिरर है या कोई भी सरफेस है वो इसके कुछ न कुछ भाग को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है कि तो उसकी कितना परसेंट भाग ही रिफ्लेक्टेड होता है, 96% भाग ही रिफ्लेक्टेड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इस तरह की घटना होती है, इसमें पूरा का पूरा जो है वो सारा का सारा क्या होता है टोटल, लेकिन पूरा जो इंसिडेंट एंगल है 100% जो भाग इंसिडेंट हुआ है वो 100% के क्या आ जाता है, वापस लौट आता है। ये जो सरफेस है किसी भी प्रकार के किसी भी कितने भी परसेंट भाग को वह एब्जॉर्ब नहीं करती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पड़ा है। क्या होता है ये चीज अब अपन देखेंगे। देखो मैं इसको बनाता हूं, ये है आपकी एयर वाटर इंटरफेस है, एयर वाटर इंटरफेस, ऊपर एयर है नीचे वाटर है। देखो
मान लीजिए यहाँ पर कोई आपकी वस्तु रखी हुई है, ये वो है, एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है। जो कंडीशन है वो क्या है कि प्रकाश की किरण इससे निकलेगी, ये आपकी ये आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, अब ये आपका होगा नॉर्मल। ठीक है, ये क्या होगा आपका इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब देखो जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होगी, ये दूर हटेगी। अभिलंब से क्या होगी, ये दूर हटेगी। तो ये जो होगा नॉर्मल से बनता है एंगल, ये क्या होगा आपका रिफ्रैक्टेड एंगल होता है। ठीक है, पहला केस तो ये है, यहाँ पर जो आई है वो ग्रेटर देन क्या है, आईसी है। सॉरी लेस देन। ठीक है, आई लेस देन क्या है, आईसी है। लिख लो पहले, ये क्या है, रेयर मीडियम है यानी कि विरल माध्यम है, और ये आपका डेंसर मीडियम है। सेकेंड केस क्या हो, जो प्रकाश की किरण है वस्तु से निकले और ये आपका हो गया नॉर्मल, ये है आई, और ये इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो यानी ये एंगल कितना बने आपका 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या होगा, आई बराबर आई सी। ठीक है, और नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, अब ये इस तरह से कोई प्रकाश किरण निकले और पूरी की पूरी क्या आ जाए, वापस इसी में आ जाए। ये आई है, ये आर है, यहाँ पर आई क्या होगा, ग्रेटर देन आई सी। ये होता है आपका, देखो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल के बारे में भी पढ़ाऊंगा। क्रिटिकल एंगल है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पोर्शन है इसका। ठीक है, वो जो लास्ट वाला जो केस है वो क्या होता है, वो आपका कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम से निकले और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस दोबारा सघन माध्यम में आ जाए, उसी माध्यम में सघन माध्यम में वापस लौट आए, ये जो फिनोमिना होती है वो क्या कहलाती है, आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो ये जो सारी चीजें हैं, वे जो क्रिटिकल एंगल है वो डिसाइड कर रहा है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब ये जो आपतित प्रकाश की किरण है, यानी कि आपतन कोण का वह निश्चित मान जिस पर अपवर्तित किरण, ये होता है क्रिटिकल एंगल। यानी कि जब देखो इस आपतन कोण का वह निश्चित मान जब यह अपवर्तित किरण अभिलंब से 90 डिग्री के कोण पर झुकती है, ये जो एंगल होता है वो आपका होता है क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर दोनों बराबर हैं, आई बराबर क्या है, आई सी के बराबर है। यानी कि आपतन कोण का वह निश्चित मान जिस पर अपवर्तित किरण अभिलंब से 90 डिग्री के कोण पर झुकती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। देखो यहाँ पर जो इंसिडेंट ये जो आर है उसका मान कितना, ये आर है, आई सी बराबर क्या है, आर है, आई बराबर क्या होता है, बराबर आई बराबर क्या होता है, आर होता है, यहाँ पर आई आर बराबर क्या है, आईसी है। देखो जैसे ही ये तो आपका इंसिडेंट हुआ, अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड होगी, जैसे यहाँ रिफ्लेक्टेड हो रही है यानी कि अभिलंब से दूर हट रही है। देखो सेकंड केस क्या बन सकता है कि जब ये इंसिडेंट हो इस पर और रिफ्लेक्टेड जो रे है आपकी, जो अपवर्तित किरण जो रिफ्लेक्टेड के है वो नॉर्मल से कितने डिग्री पर जाए, 90 डिग्री पर जाए, तो वह जो एंगल होता है वो क्या होता है, आपका क्रिटिकल एंगल होता है। ठीक है, ये केस हो गया क्रिटिकल एंगल तक का। अब क्या होता है कि जो आपतन कोण है, देखो ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं, कोण आई बराबर उससे कोण आई बराबर आर से। तो जब आपतन कोण का मान, ये क्रांतिक कोण होगा, यहाँ पर ये क्रांतिक कोण है भाई। अभी जो अपवर्तित किरण है जब 90 डिग्री पे आती है तो वो क्या कहलाता है, आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। और ये क्या होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए,
ठीक है, ये आई है क्या है, ग्रेटर देन क्या है, आई सी है। देखो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, मैं पूछ सकता है कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन है वो क्या होती है, तो वो ये कंडीशन होती है आई ग्रेटर देन आई सी, कि जो इंसिडेंट एंगल है उसका मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो जो लाइट रे है उसी मीडियम में वापस लौट आती है, और ये जो फिनोमेना होता है वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और कंडीशन क्या क्या होती है और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन, और कल इस क्रिटिकल एंगल को अपन कुछ और अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।